नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे बजट बहाना योगी निशाना। दरअसल केंद्र के बजट में उत्तर प्रदेश को 2.44 लाख करोड़ का प्रावधान है। फिर भी अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि यूपी को बजट में क्या मिला। अखिलेश कह रहे हैं कि लगता है लखनऊ वालों ने दिल्ली को नाराज कर दिया है। क्या वजह है कि लखनऊ वाला इंजन काम नहीं कर रहा और डबल इंजन टकरा रहे हैं। बजट की सियासत दिल्ली से लखनऊ तक है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को चालू वित्त वर्ष में 2.43 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जो अंतरिम बजट की तुलना में 7,482 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस बजट में केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी और ब्याज मुक्त लोन शामिल है, जिससे प्रदेश के विकास को और तेज रफ्तार मिलेगी। इस बजट में सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं से लेकर रोजगार और उद्योगों को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। रोजगार बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी एमएसएमई सेक्टर के कई ऐलान किए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। इससे राज्य में 72 लाख नए उद्यमी बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगले 5 सालों के लिए प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी मिलता रहेगा। आपको बता दें कि अंतरिम बजट में यूपी को करीब 2,18,817 करोड़ की राशि दी गई थी, जिसे आम बजट में बढ़ाकर अब 2,23,737.23 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे प्रदेश में नौकरी और उद्योगों के रास्ते खुलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना राजनीतिक धर्म निभाते हुए मंगलवार को प्रतिक्रिया देते हुए बजट को 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला बजट बताया था। उन्होंने कहा था कि यह बजट विकसित भारत का आर्थिक दस्तावेज है। इससे राम राज्य का सपना साकार होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी अपना विपक्षी धर्म निभाया और आरोप लगाया कि समर्थन मूल्य किसानों को न देकर गठबंधन के साथियों को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या मिला? डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था। दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया और इसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि विकास बिहार जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ रहे हैं। अब बजट को लेकर यूपी में सियासी तकरार है और वार पलटवार भी है। चर्चा पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं बजट पर सीएम योगी ने क्या कहा था और आज अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर है, जो सरकार बचा रहे हैं, उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। हम देखिए, तो बजट आ गया, लेकिन सियासत भी फटाफट हो रही है, और इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब से ये बजट आया लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। विपक्ष जो है वो इस चीज पर सवाल खड़े कर रहा है। एक तो जिस तरीके से एक बिहार और आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ, इन्हें जो सौगात मिली है, इन्हें जो बजट मिला है, उसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो आपत्ति है वो बिहार और आंध्र प्रदेश को इतना क्यों दे दिया, इस बात की नहीं है। इस बात की है कि उत्तर प्रदेश को आपने कितना दिया और क्या दिया। उसका एक कनेक्शन ये भी जोड़ने की कोशिश की गई है कहीं ना कहीं कि क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीटें आई हैं तो क्या नाराज हो गए, इसलिए आपने उतना लाभ नहीं दिया। यदि समाजवादी पार्टी थोड़ा ग्रो करती है या ग्रो किया है उसने नंबर ऑफ सीट्स में, तो क्या आप आने वाले समय में उसका विकास नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहां पर होगा कि जब इलेक्शंस और आगामी समय में होंगे तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि कितना किसका विकास हुआ है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है यहां पर कि जिस तरीके से बजट को लेकर एक कहते हैं नोकझोंक चल रही है और कितना किसको मिला, इस पर ये जो झगड़ा हो रहा है ये कब शांत होगा, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं विश्वदेव राव। विश्वदेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे तारिक अहमद लारी, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन उनका भी मैं स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे ही करूंगी।
विवेक जी, ये जब से बजट आया यूपी को 2.44 लाख करोड़ मिले हैं। फ्री राशन की बात की गई है, 15 करोड़ लोगों की दिया है, ये नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं मिला, लेकिन पता नहीं विपक्ष जो है वो खुश नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने एक भेदभाव किया है। और अखिलेश यादव ने बहुत सारे सवाल किसानों को लेकर उठाए हैं कि समर्थन मूल्य की बात हो रही थी, आपने उनको भी नहीं देखा। आपने सिर्फ आपके जो घटक दल हैं, आपके जो गठबंधन के लोग हैं, जिनकी वजह से आप टिके हैं, केंद्र की सरकार जो जिस तरह से एनडीए की बनी है, इसलिए आपने उनका ज्यादा ध्यान रखा। तो अपनों को आपने साधा है, बाकियों को आपने छोड़ दिया। राखी जी, विपक्ष इस बजट का विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है। अभी तक इस बजट के प्रावधानों का ठीक से विपक्ष ने अध्ययन भी नहीं किया। आज आपने अखिलेश जी की प्रतिक्रिया देखी, जिस तरह से उन्होंने बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक आप उत्तर प्रदेश की और नेपाल की बाढ़ नहीं रोकेंगे, बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे। अब क्या भारत सरकार नेपाल के लिए भी बजट का प्रावधान करेगी अपने बजट में? उनकी इस प्रतिक्रिया से ही पता चलता है कि कितना सतही प्रतिक्रिया उन्होंने दी है और अपने अदूरदर्शिता का परिचय दिया है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल और केरल जिस रास्ते पे हैं, उसी रास्ते पे अखिलेश यादव भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये तो सबको मालूम है कि बिहार का कुछ पोर्शन नेपाल से टच करता है, उत्तर प्रदेश का कुछ पोर्शन नेपाल से टच करता है। पहाड़ी नदियां सीधे इन प्रदेशों में अपना आतंक मचाती है। ऐसे में नेपाल में बाढ़ रोकने के लिए भारत के बजट में प्रावधान की चर्चा करके अखिलेश जी क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या बजट पढ़ा नहीं उन्होंने, या उनको भारत सरकार के बजट की सीमाएं नहीं मालूम? राखी जी, ये वही लोग हैं जो मणिपुर के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा ठप करते हैं। इन्हें यही नहीं मालूम कि हमें किस विषय को कहाँ उठाना है। ये सड़क की लड़ाई विधानसभा में, विधानसभा की लड़ाई सड़क पे लड़ने वाले लोग हैं। तो बेहतर हो कि कम से कम बजट का अध्ययन करके विपक्ष उस पर सारगर्भित प्रक्रिया दे। ये इस तरह का विरोध करने के लिए विरोध करना ये उचित नहीं है। बजट विकसित भारत के लिए एक माइलस्टोन बजट है, दूरदर्शी बजट है और गरिमाशाली बजट है। इस बजट का हम सब लोग स्वागत करते हैं और विपक्ष को भी देर सवेर इस बजट की गंभीरता समझ में आएगी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। विश्वदेव जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल। विश्वदेव जी, देखिए, ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ दिया नहीं उत्तर प्रदेश को। मुझे लगता है जो बजट आता है ये सबको ध्यान में रख के आता है, तो हम बजट के लिए तो कोई एक आपत्ति यहाँ पर विपक्ष कर सकता है। मुझे लगता है हमें उस पर कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना। लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश को लेकर क्योंकि लगातार बातें उठ रही हैं, तो एक तो 2.44 लाख करोड़ का ठीक है आपने बजट दिया, 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात करते हैं, नौकरी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब वो कैसे आप बढ़ाएंगे, ये एक रोड मैप आपको बताना पड़ेगा कहीं ना कहीं सरकार को। ठीक है, किसानों को जो फायदा होगा तो उसमें भी पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड के किसान हैं। 1000 आरटीआई अपग्रेड करने का ऐलान है। ऐसे करके युवाओं को भी फायदा मिलेगा। बहुत सारी चीजों को इस बजट में शामिल उत्तर प्रदेश के लिए किया गया है। फिर भी अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए हैं, दो बातें हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अपने हितों को साधने के लिए आपने उधर ज्यादा दिया, यहां भेदभाव किया, और ज्यादा मिल सकता था उत्तर प्रदेश को लेकिन आपने सीमित किया। शायद उसका एक फैक्टर ये कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है नंबर ऑफ सीट्स जिस तरह से लोकसभा में आई। क्या यही फैक्टर मानते हैं या फिर कुछ और है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। अखिलेश यादव का यह कहना है कि भेदभाव किया है और आपने जो भेदभाव किया वो ठीक नहीं है, इसका ध्यान रखना था। क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से बहुत सारी पूरी एक सियासत, सरकार, प्रधानमंत्री तक मुझे लगता है इस स्टेट से होकर निकलते हैं, तो शायद उम्मीदें ज्यादा थी। राखी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, कई मुद्दे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया सुना मैंने उनका भी एक इंटरव्यू भी चल रहा था लेटेस्ट में, वो भी मैंने सुना। उन्होंने कुछ एक मुद्दे उठाए। उन्होंने रोजगार पर बात रखी है। उन्होंने कहा है कि 5000 जो रोजगार दे रहे हैं फॉर ज्वाइनिंग के लिए सर 500 कंपनियों में, वो बहुत कम है। उनके मुद्दे बिल्कुल सही है। बेरोजगारी का मुद्दा चुनाव भरा रहा है। चुनाव के दौरान भी देखा गया है कि किस तरह से वोटिंग हुई और किस तरह से बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया बेरोजगारी का और कॉन्स्टिट्यूशन का और बाकी सब चीजों का। विपक्ष ने एक बात बहुत मजबूती से अपनी रखी है कि ये जो बजट है, ये एलोकेशन आपने 2 राज्यों को ज्यादा दिया है
और बाकी सबको कम दिया है। देखिए, उसमें तर्क वितर्क की बात अलग हो सकती है, लेकिन बिहार को जो पैकेजेस दिए हैं वो कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है। वो स्पेशल स्टेटस आप दे ही नहीं सकते। नीति आयोग के फैसले हैं जिसके तहत आप स्पेशल स्टेटस नहीं दे सकते। हाँ, उनको अमाउंट ज्यादा दिया है क्योंकि वहां पर केंद्र सरकार को लगा कि डेवलपमेंट कम हुआ है। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में इसलिए पैसे ज्यादा दिए गए। जो पक्ष आया है बीजेपी और सरकार की तरफ से, वो ये कहते हुए कि फ्रेश डेवलप्ड स्टेट है, वहां पर फ्रेश कैपिटल बनना है, कई चीजें नई तरीके से डेवलप होनी है, और वहां पर बहुत गरीबी और बहुत गलत तरीके की व्यवस्था चल रही है। तो उसको ठीक करने के लिए वो पैकेज दिया गया है 15,000 करोड़ का। तो इसमें राजनीति बिल्कुल हो सकती है, कही जा सकती है, लेकिन एक डेवलपमेंट आप वैश्विक तौर पे देखिए कि एग्रीकल्चर के लिए बात करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए एक नया जो प्रलोभन दिया गया है वो ये है कि नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और उसको ई कॉमर्स से जोड़ा जाएगा। एमएसपी नहीं दिया, वो बात विपक्ष की बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी जगह एक और नया तरीका बताया है कि आप फार्मिंग करके कैसे आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल से किसान अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है। तो ये चीजें फाइनल प्रिंट में भी पढ़ना पड़ेगा। एक वैश्विक तौर पे, एक राजनीतिक तौर पे सोचना और उस पे बयान देना, उस पे वार्ता करना, ये अलग चीज हो गई। लेकिन एक फाइनल प्रिंट अगर बजट की देखिए तो उसमें कई ऐसे प्रावधान है जिससे उत्तर प्रदेश को भी बहुत फायदा होता है। ये देखना पड़ेगा राकेश जी। ठीक है, चलिए तारिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम, पहुंच रही है। तारिक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, जब से ये बजट आया काफी ज्यादा विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूंगी, चर्चा हमारी उत्तर प्रदेश को लेकर हो रही है। 2.44 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश के लिए आता है, जिसमें से 15 करोड़ आप फ्री राशन की बात कर रहे हैं और कुछ थोड़ा सा आप किसानों के लिए भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए भी बात कर रहे हैं। कुल मिला के एक जो बजट, एक टोटल इन्होंने बताया उसको डिवाइड करके, उसमें जो मुख्य रूप से आपत्ति आई, अखिलेश यादव को भी मैंने सुना, उन्होंने भी कई सारे सवाल उठाए हैं और एक मानते हैं आपको कि इससे काम नहीं चलेगा या इससे ज्यादा डिजर्व करता था उत्तर प्रदेश, तो वो किसी भेदभाव के कारण नहीं दिया गया है, या फिर नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में जिस तरीके से हुई उसका एक प्रभाव देखने को मिल रहा है, इस वजह से यहां पर वो बजट इस तरह से नहीं मिला। मुख्य रूप से आपत्ति है क्या? बहुत क्लियरिटी के साथ मैं पूछ रही हूँ। मैम देखिए, इस देश का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है और यहाँ की आबादी भी बहुत बड़ी है। तो आबादी के अनुपात में दूसरे स्टेट से मुकाबले यूपी को बहुत कम हिस्सा दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। ये इसलिए भी दिया गया है क्योंकि ये लोग बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे हैं और जो जितनी सीटों पे जीते हैं तो वो इनकी सोच से बहुत कम है कि मिनिमम वोटों से जीत इसको कही जाती है। हो सकता है आज चुनाव हो जाए तो आज ये 80 की 80 सीटें हार जाएं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने जो सहयोगी दल हैं, जो प्रेशर बनाए रहते हैं सरकार पे, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू जी हो, चाहे वो सुशील सिंह हो, तो उनके स्टेट को ज्यादा एलोकेशन किया। ये कहानी चल रही है, जबकि कानून में होना चाहिए जिसकी जितनी संख्या बाकी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मतलब इस पूरे देश में स्टेट हमारा सबसे बड़ा है और सीटें भी हमारी ज्यादा हैं, तो हमारे वहां ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हार का सामना किया है, सुनने में तो आता है कि मोदी जी खुद भी हार गए थे, वो तो प्रशासन ने जिता दिया इनको, ये सुनने में आता है मेरे। तो उस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, बदले की भावना से काम कर रहे हैं। दूसरा, अभी विवेक भाई कह रहे थे कि मणिपुर को लेकर हम लोगों ने विधानसभा ठप कर दी। ये मेरे ख्याल से मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं समझते हैं, लेकिन हम लोग मणिपुर को भारत का हिस्सा समझते हैं, क्योंकि आज तक प्रधानमंत्री जी भी मैं तो उसको देश कहूंगा। मणिपुर एक देश है इनको, बीजेपी के हिसाब से वो उस देश के नहीं गए, क्योंकि वो इस देश का भारत का हिस्सा मणिपुर नहीं है। बीजेपी के हिसाब से इतनी सब घटनाएं हो गई, इन्होंने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को अपने देश का हिस्सा नहीं समझा है और ना कभी ये समझेंगे। तो दूसरी बात ये है जो अखिलेश जी ने कही है, अखिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा है। 2.5 से 3.25 करोड़ रोजगार, सीटें खाली हैं, नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, आप उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप 5,000 दे रहे हैं, 2,000 दे रहे हैं, इससे काम नहीं होता है।
आप एक साथ नौकरी निकालिए, 2.5 करोड़ 3 करोड़ जो नौकरियां खाली पड़े हुए हैं पद, उन पदों को भरिए। रेलवे में खाली है, दूरसंचार में खाली है, एविएशन में खाली है, और शिक्षा में खाली है, हर जगह पद खाली है, हर डिपार्टमेंट में पद खाली है, लेकिन आप नहीं भर रहे हैं। क्यों नहीं भर रहे हैं? क्योंकि ये रोजगार देना ही नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आगे चल के आदमी बेरोजगार रहेगा तो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो हमारा गुलाम बन के रहेगा। इसलिए ये रोजगार नहीं दे रहे हैं, ताकि आदमी का भाई से मन उचट जाए। ये डबल इंजन की सरकार, ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है। इस डबल इंजन की सरकार ने तो अपने पुलिस अभिरक्षा में लोगों का मर्डर करवाया है। ये तो सरकार खुद मर्डर कराती है। मैं तो कहता हूं कि पुलवामा अटैक भी सरकार ने खुद, मोदी जी ने, स्पेशली मैं नाम लेकर कहूंगा कि मोदी जी और अमित शाह जी ने करवाया था, और डंके की चोट पे कहूंगा। इनको सब चीजें पता चल जाती है, लेकिन आज तक ये नहीं बता पाए हैं कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। इनको सब कुछ मालूम है, लेकिन 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया आज तक सरकार को नहीं मालूम है। तो यही सबसे बड़ा संदेह है कि ये जो कांड हुआ था, ये इन्हीं लोगों का किया हुआ कांड है। चाहे पुलिस अभिरक्षा में मारा जाए, चाहे हमारे जवान मारे जाए। ठीक है तारिक अहमद जी, वापस आऊंगी। विवेक जी, बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। देखिए, सवाल है, विपक्ष है, सवाल उठाना उनका धर्म है, लेकिन एक बात वो यही कह रहे हैं कि वाकई में एक बड़ा स्टेट है, बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उम्मीदें शायद थोड़ी सी ज्यादा थी, और क्योंकि उतना नहीं मिला, जब कहते हैं ना कि उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती हैं चीजें, तो फिर उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट तो करने की वो कोशिश करेंगे, तो इसीलिए ये तमाम बातें हो रही हैं। अच्छा, एक बात इन सबके साथ बहुत अच्छी है, जो पॉइंट्स मैंने देखे हैं, कर्ज गारंटी योजना में 20 लाख इकाइयों को जीवन दान देने की बात है, युवाओं को रोजगार देने की बात है, 10 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार देने की बात है, तो कुछ पॉइंट हैं बहुत अच्छे, लेकिन क्या इसका कोई रोड मैप है कि आप इसको इंप्लीमेंट कैसे कराएंगे? मान लीजिए इतने ही बजट में जितना आपने दे दिया उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट भी करा देंगे, तो भी मुझे लगता है बहुत अच्छा एक फायदा उत्तर प्रदेश को मिल सकता है, लेकिन उसकी तो स्ट्रैटेजी आपको बतानी होगी कि आप इंप्लीमेंट कैसे कराएंगे। देखिए राखी जी, इसके लिए पूरा एमएसएमई सेक्टर है, और इसमें आगे चल के जैसे हमने कौशल विकास की योजनाएं ली, महिलाओं के समूह बनाए और उनको उद्यमी बनाने के रास्ते पे ले चल रहे हैं। तमाम ऐसे माध्यमों से हम लोगों को, देश को उद्यमी बनाना चाहते हैं। बार बार हमारे लारी जी नौकरी की बात करते हैं। भारत सरकार के पास नौकरियां सीमित हैं, 15 लाख पूरी सेना की संख्या है, इससे कमतर पूरी रेलवे की संख्या है। ये करोड़ों लोगों को किस तरह से नौकरी की बात करते हैं। 140 करोड़ आबादी है, जब तक देश उद्यमी नहीं होगा, अपने उद्यम खुद नहीं लगाएगा, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, कुछ को रोजगार देने की स्थिति में नहीं आएगा, इस देश की बेरोजगारी नहीं समाप्त हो सकती। और अभी उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया, हमने मणिपुर को कभी देश से बाहर नहीं माना, लेकिन नेपाल को देश का हिस्सा भी नहीं मानते। जिस तरह से अखिलेश यादव आज नेपाल की बाढ़ रोकने की बात कर रहे प्रतिक्रिया में, ये बता रहा है कि कितनी सतही प्रतिक्रिया विपक्ष दे रहा है। अरे भाई, बजट के प्रावधानों को पढ़िए, उस पर सारगर्भित बहस करिए, सदन है इसके लिए। ये सतही काम मत करिए, आप विपक्ष में हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा है। कम से कम अब तो मणिपुर और उत्तर प्रदेश की विधानसभा वाला आचरण त्यागिए, गंभीर होइए। संसद में है आप देश की, पूरे देश के बजट वहां पेश होता है। भारत के बजट को प्रदेशों के बजट के आंकड़े मत खींचिए। जी विवेक जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, तारिक जी 1 मिनट, क्योंकि पहली बात तो देखिए, ऐसे कोई बहुत विरोध की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो विपक्ष जनता ने इस बार चुन के भेजा है संसद में, मुझे लगता है उनके स्टेट को यदि कहीं कोई कमी है, या उनको लगता है कि बजट में कोई ऐसी चीजें हुई हैं जो भेदभावपूर्ण है, इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं। अब उन सवालों में कितना दम है और कुछ चीज, इसीलिए मैंने उन पॉइंट्स का जिक्र किया कि आपने जो पॉइंट्स, जितने 2.44 लाख में आप यदि दे भी रहे हैं चीजों को, तो आप उसको इंप्लीमेंट उतना यदि करा देंगे तो भी फायदा हो जाएगा, लेकिन वो हो तो इसकी भी तो अपनी एक मॉनिटरिंग होती है। तारिक जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, पहली बात आपने कहा कि सदन में सवाल उठाने के बाद, तो सदन का जो अध्यक्ष होते हैं उनको लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है या विधानसभा अध्यक्ष कहा जाता है। तो सदन बना ही है सवाल उठाने के लिए, लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष ही यह कहे सवाल उठाने पे कि नहीं नहीं ये सवाल उठाने की जगह नहीं है, तो आप खुद ही समझ सकती हैं कितने जाहिल और अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं वहां सदन में।
जो उस सदन की गरिमा को खत्म कर रहे हैं। दूसरा, नेपाल की बात हो रही है, तो नेपाल की बाढ़ रोकना जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, बिल्कुल रोकना चाहिए। बांध बनाइए, डाइवर्जन करिए, कुछ भी करिए, आप करिए। लाखों घर तबाह हो गए हैं, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो पानी छोड़ा जाता है नेपाल से, विवेक जी बेचारे जानते नहीं है, जो मैंने पहले अल्फाज कहा था उसी श्रेणी में ये भी आ रहे हैं। पहले इसको समझ लेना चाहिए, राप्ती नदी और जितनी नदियां वहां से आ रही हैं क्या तबाही मचाती है हम लोग के देश में, उसके बारे में विवेक जी शायद आप जानते नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं है, आप समझते नहीं है बातों को, बस टीवी में बैठ गए बोलने के लिए। जो आपको आपके IT सेल और मीडिया सेल ने कह दिया, आप वो बैठकर यहाँ पे कर रहे हैं। आप विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, तर्क विरोध करिए, कुतर्क ना करिए। हम यहाँ लोगों की जान बचाने की बात कर रहे हैं, उन लोगों की जान बचाने की बात कर रहे हैं जो गरीब है, मजलूम है, जो बह जाते हैं, जिनके बच्चे बह जाते हैं, मवेशियां बह जाते हैं, कि छोटे छोटे 1-1 बीघा 2-2 बीघा के किसान हैं, वो किसानी करते हैं, उससे अपनी जीविका चलाते हैं, उनके खेत बह जाते हैं, और आप उसके बदले में क्या देते हैं? 500 रुपए, 1000 रुपए। क्या 1000 रुपए से काम हो जाएगा उस किसान का 6 महीने के लिए फसल का करना है? तो हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं नेपाल की नदी को रोकने का, वहां के पानी को रोकने की बात कर रहे हैं। तो विवेक जी थोड़ा वो तर्क से बात करिए, और आप मणिपुर की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। आप यहाँ अलीगढ़ के पास वाला इंसिडेंट भी याद करिए कि कैसे रातों रात उस लड़की का रेप करके उसको जला भी दिया गया था, और आपकी पुलिस के द्वारा जलाया गया था, बॉडी तक हैंड ओवर नहीं की गई। साहब, ये भारत का बजट है, इसमें नेपाल की बाढ़ रोकने के लिए आप कहाँ से प्रावधान करेंगे? मैंने बीच में नहीं बोला है, मैंने बीच में नहीं बोला, आप अपने टाइम पे बोलिएगा। आपकी पुलिस अभिरक्षा में लोग मारे जा रहे हैं, आपके जेल के अंदर लोगों का, ठीक है वो माफिया ही सही, लेकिन जब तक प्रूव नहीं होगा कि वो गिल्टी है, तब तक उनको आप अपराधी नहीं कह सकते हैं। ये बात आप भी जानते हैं, कानून भी जानता है, हम भी जानते हैं। आप उनको सिर्फ नामित व्यक्ति कह सकते हैं, सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि उनको आप नामित व्यक्ति कह सकते हैं। माफिया भी सही, लेकिन उसको सजा होनी चाहिए। सजा हो नहीं रही है तो ये सजा दे रहे हैं, वहां घुस के मरवा दे रहे हैं, जेलों में मरवा दे रहे। ये कानून व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था है। बीजेपी के बनारस के IT सेल के 3 लड़के लड़कियों का रेप करते हैं, और 3 महीना 4 महीना उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनके घर आज तक बुलडोजर भी पहुंचा है, ताज्जुब की बात है। ठीक है, बुलडोजर तारिक अहमद लारी के घर पहुंच जाएगा, लेकिन विवेक श्रीवास्तव के घर और मिश्रा जी और शर्मा जी और ठाकुर साहब के घर नहीं पहुंचेगा। ठीक है तारिक जी, 1 मिनट। विश्वदेव जी देखिए, बात क्योंकि निकलेगी, मैंने कहा ना पक्ष विपक्ष है तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से बात अपनी बजट पर चल रही है। वाकई में जिन पॉइंट्स को इसमें शामिल किया गया है, चाहे वो कर्ज गारंटी योजना की बात हो जिसमें से 20 लाख इकाइयों को आप जीवन दान देने की बात करते हैं, या फिर आप युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, 10 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार की बात हो रही है, इंटर्नशिप करने की उच्च संस्थानों में आप बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कुछ पॉइंट युवाओं की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, एक्सेप्ट जो है सो है, उसको एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन क्या ये उतना इंप्लीमेंट हो पाएगा? मैं बार बार उस पर जोर दे रही हूँ कि यदि आप उसको लेकर चले जाएंगे, निभा ले जाएंगे या करके दिखाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर सब ठगा सा ही महसूस करेंगे। फिर किस काम का ये बजट? इसकी मॉनिटरिंग भी तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी तो सरकार की होगी ना। एक मिनट मैं इजाजत चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा तारिक जी। हाँ जी तारिक जी, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा क्योंकि समय हो गया है। नहीं, मेरा डिबेट का टाइम। अच्छा, आप जाना चाहते हैं, बिल्कुल इजाजत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल आप जाइए, मुझे लगा आपको अपनी बात रखनी है। विश्वदेव जी थोड़ा जल्दी से अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल। राखी जी देखिए, तारिक जी ने कुछ बातें कही, बजट से रिलेटेड नहीं है वो। पहली चीज, कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, वो अलग मामले हैं। देखिए, आपने जो मॉनिटरिंग की बात कही, तो हम पिछले 7 साल से देखते चले आ रहे हैं, केंद्र की जितनी योजनाएं हैं वो ग्राउंड पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित तो हो रही हैं, दिख भी रहा है। हाँ, भले ही वो इस बार के लोकसभा चुनाव में वो जमीन पे नहीं देखी, वोट बैंक में नहीं तब्दील हुई, ये कहा जा सकता है। उसके कुछ कारण थे। उसका कारण ये था कि बेरोजगारी पिछले 5 साल में जो आप एग्जामिनेशन नहीं हुए और चीजें नहीं, सरकारी नौकरियों की जगह उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लेके आए, जो पिछली सरकारों से भी चला आ रहा था, उसको कहीं ना कहीं रिपेयर करना था, चेंज करना था।
सेंट्रल गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज थी कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दे, सेल्फ बिजनेस मॉडल बनाए, लोगों को यूथ्स को लोन दिया कि आप बनाइए। इस बार भी बजट में एक दिशा आप देखिए, पिछले 7 बजट निर्मला सीतारमण पेश कर चुकी हैं, ये 7वां बजट था। 7वें बजट में दिशा एक ही है, दिशा एक चली आ रही है कि हम यूथ और बाकी लोगों को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करके दें। क्योंकि एक बात कही जा रही है सरकारी नौकरियों के बारे में, बेरोजगारी बिल्कुल है, क्योंकि इतने सालों का बैकलॉग है। हर साल अगर 100 बच्चा भी पढ़ के आता है तो 7वें साल में 700 बच्चा आ गया। ठीक है सर, बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर बजट बहाना, योगी निशाना। विपक्ष तो बोलेगा, देखिए विपक्ष का धर्म भी है, सवाल उठाना है, उन्हें लगता है कहीं कोई कमी है तो वो सवाल उठाएंगे। लेकिन जितने पॉइंट्स आपने रखे हैं कम से कम उसे तो आप निभा के लेके जाइए ताकि एक जवाब आप दे सके, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप देखते हैं फिलहाल ये बजट को लेके जो पूरी सियासत उत्तर प्रदेश में आई है, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, ये मामला शांत होता है या फिर लगातार फिर एक दिन कोई ना कोई नया मामला यहां से निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।